आधी रात के बाद झांसी के स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो मैंने कमांडो खालिद की जेब में से सर निकाल कर देखा कि वो पुरस्कार आदमी अपनी सीट पर नहीं था। मैंने यही ख्याल किया कि वो चाय वगैरह पीने प्लेटफॉर्म पर उतर गया होगा। कमांडो खालिद अपनी सीट पर खिड़की से सर लगाए सो रहा था। झांसी एक बड़ा शहर और जंक्शन था। यहाँ ट्रेन को काफ़ी देर ठहरना था। मैं एक बार पहले यहाँ से गुजर चुका था। मैंने देखा कि पुरस्कार आदमी डब्बे में दाखिल हुआ तो इसके साथ 3 सिपाही भी थे। ये पुलिस के सिपाही थे। मैं इन लोगों को हैरत से देखता ही रह गया। मैं जल्दी से अपने सर को जेब के अंदर कमांडो खालिद के जिस्म से जोर जोर से रगड़ने लगा, मगर वो गहरी नींद सो रहा था। वो इस वक्त जागा जब 3 सिपाहियों में से एक ने, जो पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी में था, खालिद को कंधे से पकड़कर जोर से हिलाया और दरिश्त लहजे में कहा, कहाँ से आए हो तुम? खालिद धड़बड़ाकर उठ बैठा। अपने सामने 2 सिपाहियों और एक पुलिस इंस्पेक्टर को देखकर वो यकीनन हैरान परेशान होकर रह गया। मैं इसकी जैकेट की जेब में था, मैं इसे देख नहीं सकता था। कमांडो खालिद ने बड़े एतमाद से कहा, दिल्ली से आ रहा हूँ। क्यों, क्या बात है? पुलिस इंस्पेक्टर ने दूसरा सवाल किया, कहाँ जा रहे हो? खालिद ने कहा, ललितपुर अपने अंकल के यहाँ जा रहा हूँ। दिल्ली क्या करने गए थे? दिल्ली में हमारा घर है। मेरे वालिद की चावड़ी बाजार में अचार मुरब्बों की दुकान है। मैं इनके साथ दुकान पर बैठता हूँ। मैंने अपना छोटा सा सर खालिद की जेब में से ज़रा सा बाहर निकाल लिया। इंस्पेक्टर पुलिस ने इंटेलिजेंस के आदमी की तरफ देखा। इसने कहा, यही आदमी है। मुझे यकीन है कि यह CIA के हेडक्वार्टर से फरार होने वाला पाकिस्तानी दहशतगर्द है, जिसने अपने आदमियों के साथ मिलकर पैलेस होटल में धमाका किया था। पुलिस इंस्पेक्टर ने अपने संतरी से कहा, इसे पुलिस के डब्बे में ले चलो। कमांडो खालिद ने बहुत कुछ कहा कि आप लोगों को गलतफहमी हुई है। मेरा पैलेस होटल के धमाके से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन किसी ने इसकी एक न सुनी और दोनों संतरियों ने इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया और खींचते हुए डब्बे से बाहर ले आए। मैं इसकी जैकेट की जेब में था। संतरी और इंस्पेक्टर इसे पुलिस के छोटे से डब्बे में ले आए जो ट्रेन के साथ लगा हुआ था। वहाँ पहले से 4-5 पुलिस के सिपाही मौजूद थे। उन्होंने कमांडो खालिद को पकड़कर दोनों सीटों के दरमियान फर्श पर बिठा लिया। इंस्पेक्टर ने खालिद की गर्दन में इसका मफरल डाल दिया और बोला, तुम्हारे साथ और कौन कौन था? खालिद ने बड़ी एतमाद से कहा, जनाब मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। आप लोगों ने गलत आदमी को पकड़ लिया है। इस दौरान ट्रेन झांसी के स्टेशन से चल पड़ी थी। मुझे एक जोरदार तमाचे की आवाज़ आई। साथ ही कमांडो खालिद का जिस्म एक तरफ को झुक गया। मैंने ज़रा सा सर बाहर निकाला और फौरन अंदर कर लिया। एक सिपाही बिल्कुल मेरे करीब ही बैठा था। राइफल इसके हाथों में थी। संतरियों ने कमांडो खालिद को ज़रा करीब करना शुरू कर दिया। मुझे तमाचों और थप्पड़ों की आवाज़ें आ रही थी। मुझे सख्त गुस्सा आ रहा था। मैंने सोचा कि बाहर निकल कर इन सबको डसकर हलाक कर दूं, मगर ये सोचकर मैं कमांडो खालिद की जेब में ही छुपा रहा कि मैं एकदम डब्बे के सारे सिपाहियों को नहीं डस सकूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 संतरियों को डसूंगा और इतनी देर में कोई ना कोई सिपाही मुझे अपने भारी जूतों से कुचल डालेगा या राइफल का फायर करके मेरे जिस्म के चीथड़े उड़ा देगा। सारी की सारी पुलिस मुसल्ले थी और ये ट्रेन के साथ गार्ड ड्यूटी पर जा रही थी। इंटेलिजेंस वाला आदमी भी इसी डब्बे में था। जब तमाचों और थप्पड़ों की आवाज़ आनी बंद हो गई, पुलिस इंस्पेक्टर ने किसी संतरी को हुक्म दिया, इसके दोनों हाथ पीछे बांधकर कोने में बिठा दो। भोपाल चलकर इसे CIA के हवाले करेंगे। कमांडो खालिद के दोनों हाथ पीछे बांधकर कोने में बिठा दिया गया। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली थी। मैंने सर जेब में से ऊपर करके डब्बे का जायजा लिया। कमांडो खालिद के हाथ पीछे थे। वो सर झुकाए खामोश बैठा था। दोनों पुलिस संतरी ऊपर आमने सामने सीट पर बैठे थे। एकदम से सूरत हाल बदल गई थी। वहाँ 10-11 संतरी थे जो सब के सब जाग रहे थे। हर एक मुसल्ले था। मैं इन सब को हलाक नहीं कर सकता था। 2-3 को हलाक करने के बाद मेरी मौत यकीनी थी। फरार की कोई सूरत नजर नहीं आती थी। भोपाल में CIA के हवाले कर देने के बाद कमांडो खालिद के बच निकलने की सारी उम्मीदें डूबने वाली थी। फिर मैं भी इसे नहीं बचा सकता था। ट्रेन भोपाल की तरफ पूरी रफ्तार से दौड़ती चली जा रही थी। मुझे नीचे से खालिद का सूजा हुआ चेहरा और होंठों के किनारों पर जमा हुआ खून डब्बे की रोशनी में साफ दिखाई दे रहा था। खालिद ने गहरा सांस लेकर अपना सर ऊपर उठाया और संतरी से कहा, मैं लैट्रीन जाना चाहता हूँ। संतरी ने इसे झिड़क दिया, बक बक मत करो, चुपके से बैठे रहो। थोड़ी देर बाद खालिद ने फिर कहा, मुझे लैट्रीन जाना है। पुलिस इंस्पेक्टर जो जरा परे बैठा था कहने लगा, प्रकाश चंद इसे ले जाओ लैट्रीन में। संतरी ने कमांडो खालिद को बाजू से पकड़कर उठाया और लैट्रीन के दरवाजे के पास ले गया। खालिद ने कहा, मेरे हाथ खोल दो, मैं लैट्रीन में से भाग नहीं जाऊंगा। संतरी ने इसके दोनों हाथ खोल दिए। कमांडो खालिद ने लैट्रीन में आकर दरवाजे की चटखनी लगा दी और कमोड के पीछे दीवार की खिड़की के शीशे के चौकट्टे को दोनों हाथों से बाहर को धकेला। मैंने आहिस्ता से पूछा, क्या कर रहे हो? इसने कहा, आगे दरिया आ रहा है, मेरे पास फरार का यही एक मौका है। ये मौका निकल गया तो फिर मेरी मौत यकीनी है। मैंने कहा, चौकट्टा तो बंद है। वो बोला, यही देख रहा हूँ। खिड़की के चौकट्टे पर ऐसा शीशा लगा था जिसमें से बाहर का मंजर नजर नहीं आता था। मैं इसकी जेब से सर निकाले इसे देख रहा था। वो जोर जोर से खिड़की
खिड़की के चौखट्टे को धक्के दे रहा था। गाड़ी के शोर में इसके धक्कों की आवाज़ जाहिर नहीं हो रही थी, वो आवाज़ भी गाड़ी के शोर की आवाज़ का हिस्सा मालूम होती थी। कमांडो खालिद ने एक बार जोर से धक्का दिया तो खिड़की का चौखट्टा एक तरफ से उखड़ गया। ट्रेन ने कांटा बदला तो बड़े जोर का शोर बुलंद हुआ। कमांडो खालिद ने इस शोर का फायदा उठाते हुए चौखट्टे पर जोर से अपना कांधा मारा। चौखट्टा उखड़ कर दूसरी तरफ गिर गया। बाहर से ठंडी हवा के तेज झोंके और शोर अंदर आने लगा। मैंने कहा, खुदा के लिए बाहर छलांग न लगाना, मारे जाओगे। वो बाहर झांक रहा था। अंदर मुंह करके बोला, मैं इस सारे इलाके से वाकिफ हूँ, दरिया का पुल आने वाला है, जैसे ही दरिया का पुल आया मैं छलांग लगा दूंगा, तुम मेरी जेब में ही रहना और मेरे साथ साथ तैरना। मैंने कहा, ठीक है। मेरे लिए भी कमांडो खालिद की हर बात को तस्लीम करने के सिवा और कोई चारा नहीं था। मैंने कहा, कमांडो कहीं तुम पुल के गार्ड से न टकरा जाओ। वो कहने लगा, इस पुल पर लोहे की कैंचियां नहीं है, ये बिल्कुल साफ है। वो लैट्रीन की टूटी हुई खिड़की में से सर बाहर निकाले सामने की तरफ देख रहा था। लैट्रीन के बल्ब की रोशनी में मुझे इसके सर के बाल उठते हुए नजर आ रहे थे। इतने में संतरी ने बाहर से बंद दरवाजे पर जोर से हाथ मारकर कहा, बाहर निकलो, अंदर क्या कर रहे हो? खालिद ने ऊंची आवाज में कहा, बस आ रहा हूँ। इसके साथ ही गरड़ गरड़ की जोरदार आवाजें बुलंद होना शुरू हो गईं। कमांडो खालिद ने कमोड के ऊपर चढ़ते हुए कहा, दरिया आ गया है। मैं बाहर कूदने लगा हूँ। मैं इसकी जैकेट की जेब में डर के मारे सिमट गया। मैं इसके साथ दरिया में गिरने वाला था। खुदा जाने ये कितना बड़ा कितना गहरा दरिया था। साम दरिया में तैर लेता है, मैं भी तैर सकता था, मगर एक नामालूम सा खौफ मुझ पर तारी हो गया था। बाहर से संतरी ने खालिद को गाली देकर कहा, दरवाज़ा खोलो नहीं तो मैं फायर कर दूंगा। इस वक्त कमांडो खालिद खिड़की के चौखट्टे में से अपनी टांगे बाहर निकाल चुका था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी पैराशूट के साथ बंधा हुआ हूँ और पैराशूट खुल नहीं सका और मैं बड़ी तेज़ी से नीचे जा रहा हूँ। ये कैफियत बमुश्किल 2 सेकंड तक रही और फिर धड़ाम की आवाज़ आई और जेब में पानी भर गया। कमांडो खालिद दरिया में कूद चुका था। मैं जल्दी से पानी में से बाहर निकल आया, लेकिन अभी तक दरिया की तह में ही था, क्योंकि कमांडो खालिद दरिया में कूदने के बाद पानी के अंदर काफ़ी नीचे चला गया था। मैंने दरिया की सतह पर आने के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी और चंद लम्हों के अंदर मैं दरिया की सतह पर आ गया। रात की तारीकी में दरिया मुझे नजर आ रहा था। दरिया की लहरें बड़ी तेज़ी से मुझे एक तरफ बहाए लिए जा रही थी। कमांडो खालिद मुझे दरिया की सतह पर कहीं नजर न आया। फिर इसका सर पानी से उभरा और इसने हाथ पाँव चलाने शुरू कर दिए। मैंने इसे आवाज़ दी तो इसने मेरी तरफ मुड़कर देखने की बजाय ऊंची आवाज़ में कहा, दरिया के दूसरे किनारे की तरफ चलो। मैंने दरिया के दूसरे किनारे की तरफ रुख कर लिया। मैं चूंकि साम के रूप में था, इसलिए कमांडो खालिद के मुकाबले में दरिया की सतह पर बल खाता ज़्यादा तेज़ी से तैर रहा था। हम इस वक्त दरिया में कूदे थे जब ट्रेन दरिया के दरमियान पहुंच चुकी थी। दूसरे किनारे के दरख्त मुझे दिखाई दे रहे थे। मैं कमांडो खालिद को भी देखता जा रहा था। दरिया अगरचे सैलाबी नहीं था, मगर इसका पार्ट काफ़ी चौड़ा था। कमांडो खालिद को तेज़ मौजों को एक तरफ से काट कर किनारे की तरफ तैरना पड़ रहा था, जिसकी वजह से इसे काफ़ी हाथ पाँव मारने पड़ रहे थे। फिर ऐसा हुआ कि खुदा जाने दरिया में कैसे पीछे से एक बहुत तेज़ रफ्तार मौज आई, जिसने कमांडो खालिद को एक दफ़ा ऊपर उठाया और फिर इसे मेरी निगाहों से ओझल कर दिया। दरिया में आमतौर पर इस किस्म की अचानक मौजें नहीं आया करती, मगर मालूम नहीं है लहर पीछे कहाँ से और किस वजह से दरिया की सतह से 3-4 फीट बुलंद होकर चली आ रही थी। इस मौज ने मुझे भी ऊपर उठाकर नीचे झटक दिया था, मगर मुझे सांप होने का ये फ़ायदा हासिल था कि मैं हर किस्म की तूफ़ानी मौजों में तैर सकता था। मैंने दरिया में आगे की तरफ और दूसरे किनारे की जानिब निगाह दौड़ाई। कमांडो खालिद मुझे कहीं नजर न आया। मैंने इसे आवाज़ दी, मगर किसी तरफ से जवाब में खालिद की आवाज़ न आई। इतना मुझे इत्मीनान था कि कमांडो खालिद डूबेगा नहीं, क्योंकि वो अच्छा तैराक था। शायद दरिया की तेज़ मौज इसे मुझसे बहुत दूर ले गई थी। मैं दरिया के बाएं जाने वाले किनारे की तरफ तेज़ी से तैर भी रहा था और खालिद को थोड़ी थोड़ी देर बाद आवाज़ भी दे रहा था। दरिया पर रात की गहरी खामोशी छाई हुई थी। इस खामोशी में सिर्फ दरिया की तेज़ रवानी की अजीब दहशतनाक सनसनाहट सी मुसलसल सुनाई दे रही थी। यह आवाज़ बड़े बड़े तैराकों पर खौफ तारी कर देती थी। मैं इंसान की हैसियत से इस खौफ को महसूस कर रहा था, मगर सांप की हैसियत से मुझ पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। मैं दरिया की लहरों के ऊपर इस तरह बल खाता, सर को ऊपर उठाए किनारे की तरफ तैरता जा रहा था जैसे शीशे पर चल रहा हूँ। किसी वक्त कोई तेज़ लहर आ जाती तो मैं गर्दन के नीचे तक पानी में डूब जाता। कमांडो खालिद की मुझे परेशानी लगी हुई थी। मैं दरिया के पार्ट को आगे की तरफ भी देख रहा था और किनारे की तरफ भी देख रहा था, मगर वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा था। दरिया का किनारा आहिस्ता आहिस्ता करीब होता जा रहा था। मैं दरिया में आधे डूबे हुए सरकंडों की झाड़ियों में से निकलता हुआ दरिया के किनारे पर चढ़ गया और दरिया को देखने लगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि दरिया के ऊपर को उठी हुई तेज रफ्तार मौज कमांडो खालिद को कहाँ ले गई है। मैं सांप की शक्ल में था और ये आप भी जानते हैं कि सांप अंधेरे में भी देख लेता है। मुझे दरिया का पार्ट दूसरे किनारे तक नजर आ रहा था। अगर कमांडो खालिद दरिया में किसी जगह तैर रहा होता तो मुझे जरूर दिखाई देता, लेकिन दरिया का पार्ट दूर तक खाली था। कमांडो खालिद को दरिया की तेज रफ्तार मौज ने मुझसे जुदा कर दिया था।
ये बात मेरी परेशानी और तशवीश का बाइस थी। अब इसकी मज़ीद तलाश बेसूद थी। मैं एक बार फिर अकेला रह गया। एक तरफ दरिया का किनारा ऊंचा था, मैं मिट्टी की एक ढेरी के ऊपर बैठा था। कमांडो खालिद की ज़ुबानी मुझे मालूम हो चुका था कि आगे ललितपुर का शहर नज़दीक है और इसके आगे भोपाल भी ज़्यादा दूर नहीं है। इसका मतलब था कि जमीला से ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन मैं आदमी के जिस्म में नहीं था, सांप के रूप में था। और सांप के लिए एक शहर से दूसरे शहर तक पहुँचना इतनी आसान बात नहीं थी। दूसरा, मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मुझे जाना किस तरफ है। कमांडो खालिद ने दरिया में छलांग लगाने के बाद उभरते हुए कहा कि दरिया के दूसरे किनारे की तरफ चलो। इसका मतलब था कि ललितपुर को रास्ता दरिया के दूसरे किनारे की तरफ से ही जाता था। मैं इन बातों पर इंसानी दिमाग से गौर भी कर रहा था और सांप की हैसियत से आसपास के दरख्तों का जायजा भी ले रहा था। इतनी दूर से मैं साफ नहीं देख सकता था। मैदान में या तो झाड़ियाँ थी या खेत थे, इसके आगे अंधेरा था। मैंने सोचा कि मुझे दरिया के किनारे किनारे चल पड़ना चाहिए। हो सकता है आगे ललितपुर का ही शहर हो और ये दरिया के दरमियान से या करीब से गुजरता हो। यह ख्याल भी था कि मुझे रात के अंधेरे में जितना फासला तय कर सकता हूँ कर लेना चाहिए। दिन निकल आया तो इसकी रोशनी में मैं दूसरों की नज़रों में आ जाऊँगा और लोग मुझे मारने की कोशिश करेंगे। मैंने दिल में खुदा को याद किया और दरिया के किनारे किनारे आगे की तरफ तेज़ी से रेंगना शुरू कर दिया। सांप के रूप में आने के बाद मुझ पर सांप की बाज ऐसी खसूसियात का इल्म हो गया था जिन्हें सपेरे भी शायद न जानते हों। मसलन सांप जब तेज़ी से रेंगता है तो शुरू में इसे बड़ी दिक्कत महसूस होती है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है इसकी रीढ़ की लचकीली हड्डियों में अपने आप चिकनाई पैदा होना शुरू हो जाती है जो तेल का काम देती है और सांप को थकावट महसूस नहीं होती। तजुर्बे ने मुझ पर यह बात साबित की थी कि छोटा सांप 3-4 मील तक बेतुकान तेज़ी से दौड़ सकता है। मैंने भी ऐसा ही किया और एक ही हल्ले में 4-5 मील का फासला तय कर गया। इसके बाद मुझे थकावट महसूस होने लगी और मैंने अपनी रफ्तार आहिस्ता कर दी। इस दौरान मैं दरख्तों से निकलकर एक खुले इलाके में आ गया था जहाँ कहीं कहीं फसलें उगी हुई थी। इसका मतलब था कि इंसानों की आबादी या कोई गाँव वगैरह करीब ही है। मैं रेंगते हुए कभी मिट्टी की ढेरियों और छोटे छोटे टीलों की ओट में हो जाता और कभी बाहर निकल आता। मैं अभी तक दरिया के साथ साथ चल रहा था। एक जगह काफ़ी फासले पर मुझे रोशनी के 1-2 नुक्ते झिलमिलाते दिखाई दिए। शायद कोई गाँव था। ये इलाका इंडिया के वस्ती घने जंगलों का इलाका था, मगर वहाँ कोई जंगल नहीं था। ये इस बात की दलील थी कि आगे शहरी आबादियाँ शुरू होने वाली हैं। रात अभी काफ़ी बाकी थी। मैंने एक बार फिर अपनी रफ्तार तेज़ कर दी। 4-5 मील तक तेज़ी से रेंगता चला गया। इसके बाद फिर रेंगने की अपनी नॉर्मल रफ्तार पर आ गया। काफ़ी देर के बाद मुझे दूर रोशनियाँ नजर आने लगी। ये रोशनियाँ किसी शहर की मालूम होती थी। मैंने अपना रुख इन रोशनियों की तरफ कर लिया और दरिया के किनारे से उतरकर खेतों के दरमियान जो मेंढे बनी हुई थी इन पर चलने लगा। रोशनियाँ करीब होती जा रही थी। मुझे यकीन था कि ये मिल्लतपुर शहर की रोशनियाँ ही हो सकती हैं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था कुछ और रोशनियाँ भी दिखाई देने लगी। मैं अभी तक खेतों में चला जा रहा था। ये सारे ज़ेर काश्त खेत थे। किसी खेत में फसलें खड़ी थी, कहीं पानी दिया हुआ था। खेतों के किनारों पर कहीं कहीं ताड़ और नारियल के छतरे वाले बुलंदो कामत दरख्त भी थे। मेरा ख्याल था कि आधी रात का वक्त हो गया होगा। यही वजह थी कि किसी खेत में कोई किसान वगैरह नजर नहीं आता था। दूर जो रोशनियां थी वो पहले झुरमटों की शक्ल में नजर आती थी, अब फैल गई थी। दरिया भी शायद दाएं जाने मुड़ गया था। मैं रोशनियों की तरफ बढ़ता जा रहा था। एक जगह खेत खत्म हो गए और मैं एक सड़क पर निकल आया। सड़क पर रोशनी का कोई खंबा नहीं था। मैंने अपना रुख शहर की तरफ ही रखा और सड़क के साथ साथ घास और झाड़ियों में चलता रहा। मैं चाहता था कि किसी तरह मुझे ये मालूम हो जाए कि ये ललितपुर का शहर ही है। इस तरह मुझे इत्मीनान हो जाएगा कि मैं भोपाल से ज़्यादा दूर नहीं हूँ। अभी तक मुझे कमांडो खालिद की भूख किसी जगह पर महसूस नहीं हुई थी। हो सकता है कमांडो खालिद दरिया से दूसरे किनारे की तरफ बहता हुआ मुझसे काफ़ी फासले पर जा चुका है। यह भी हो सकता था कि मुझे खालिद की बू आना बंद हो गई हो, यानी सांप के डसने के असर से मेरी ये हिस्स कुछ देर के लिए मुअत्तल हो गई हो, जैसा कि एक बार पहले भी ऐसा हो चुका था। शहर के नाम का इल्म मुझे इस तरह हो सकता था कि मैं शहर की आबादियों में जाकर किसी दुकान या स्टोर के बाहर लिखा हुआ बोर्ड पढ़ूं या कोई ऐसी लारी देखूं जो शहर की तरफ जा रही हो और जिसकी पेशानी पर ललितपुर लिखा हुआ हो। अगरचे मैं इंसान की आवाज़ में बात कर सकता था, लेकिन मैं किसी से शहर का नाम पूछते हुए घबराता था, क्योंकि एक सांप को इंसान की आवाज़ में बोलते देखकर कोई भी चीख मारकर मुझसे दूर भाग सकता था। चूंकि वो रात का वक्त था, इसलिए शहर की आबादी में जाना मेरे लिए इतना खतरनाक नहीं था। जाहिर है इस वक्त सड़कें खाली होंगी, लोग घरों में सो रहे होंगे। अगर किसी दुकान या स्टोर के बोर्ड पर ललितपुर लिखा हुआ होगा तो मैं आसानी से इसे पढ़ सकूंगा। मुझे पता नहीं था कि शहर का रेलवे स्टेशन किस तरफ है, वरना मैं इसी तरफ जाता। सड़क आगे जाकर एक और सड़क से मिल गई जहाँ बिजली के खंभों पर बल्ब रोशन थे। एक ट्रक पीछे से आया और शोर मचाता तेजी से गुजर गया।
मैं एक तरफ झाड़ियों की ओट में था। अचानक एक बिल्ली एक तरफ से गुर्राती हुई निकलकर मेरे सामने आ गई। मैंने जोर से फंकार मारी। बिल्ली दौड़कर एक तरफ हो गई और फिर वहीं बैठकर मेरी तरफ देखते हुए जोर जोर से गुर्राने लगी। तब मुझ पर इंकशाफ हुआ कि मेरे जिस्म से वो खास बू खारिज नहीं हो रही। अब मुझ पर कोई भी जानवर या कोई दूसरा सांप हमला कर सकता था। सबसे ज्यादा खतरा मुझे न्योले से था। न्योला सांप का दुश्मन होता है। सांप को देखकर इंसान की तरह वो भी इसके पीछे पड़ जाता है और जब तक इसे मार न डाले इसके पीछे नहीं छोड़ता। अब मुझे बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत थी। मैंने फन खोलकर इतनी जोर से फंकार मारी कि बिल्ली भाग गई। मैं शहर की रोशनियों की तरफ मुंह करके बार बार जुबान बाहर निकालने लगा। सांप इसी तरह फिजा में दूसरे जानवरों और इंसानों की बू सूंघता और इनकी आवाजें और आहटें सुनता है। अपने साथी कमांडो खालिद की बू किसी तरफ से भी नहीं आ रही थी। कहीं खुदा न खास्ता खालिद दरिया में डूब तो नहीं गया, लेकिन ये कैसे हो सकता था? कमांडो खालिद बड़ा माहिर तैराक था। मैंने भी यही नतीजा निकाला कि दरिया में जिस मौज ने बुलंद होकर इसे उठाया था वही मौज इसे बहाती हुई दूर ले गई है, शहर से भी आगे ले गई है। मुझे अब इंसानों और जानवरों और दरिंदों दोनों दुश्मनों से बचना भी था और शहर जाकर यह भी मालूम करने की कोशिश करनी थी कि ये कौन सा शहर है। मैं रात के अंधेरे में ही शहर में जा सकता था। मैं बड़ी सड़क की एक तरफ होकर जा रहा था। ये कोई बड़ा शहर मालूम नहीं होता था। दूर दूर मकान और इमारतें भी थी जिनमें कहीं कहीं रोशनी हो रही थी। सड़कों पर भी कोई ट्रैफिक नहीं थी। बड़े शहर की सड़कों पर रात को भी ट्रक वगैरह गुजरते रहते हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल खामोशी थी। सड़क के दोनों जानिब दुकानें आ गई जो बंद थी। एक जगह जो चौराहे ट्रैफिक का गोल थड़ा था जिसमें एक खंबा नस्ब था। खंबे के ऊपर एक नियॉन साइन का एक चौकोर बोर्ड लगा हुआ था जो रोशन था। इस पर अंग्रेजी और हिंदी में कुछ लिखा हुआ था। मैं इसके करीब गया तो ये मसला हल हो गया। इस पर लिखा हुआ था ललितपुर की मज़ेदार मिठाइयाँ घनश्याम जी की दुकान पर आएँ। ये ललितपुर का शहर ही था। बकौल कमांडो खालिद के इसके आगे भोपाल का शहर था। मैं इसी तरह रींग कर भोपाल नहीं जा सकता था। रास्ते में कदम कदम पर खतरा था। सबसे आसान तरीका यही था मैं किसी तरह ललितपुर के स्टेशन से भोपाल जाने वाली गाड़ी पकड़ लूँ। पहले तो ये पता करना था कि ललितपुर का रेलवे स्टेशन कहाँ है। इसका आसान तरीका ये था कि मैं दिन निकलने से पहले रेलवे लाइन का सुराग लगाऊं और फिर इसके साथ साथ चलता हुआ स्टेशन पर पहुंच जाऊं। मुझे अब शहर में जाने की जरूरत नहीं थी। मैं वहीं से खेतों की तरफ जाने वाली सड़क पर हो गया। मैंने शहर से निकलते ही चारों तरफ जरा ऊपर करके निगाह दौड़ाई कि शायद कहीं मुझे रेलवे के सिग्नल की बत्ती नजर आ जाए। जब रेलवे सिग्नल किसी तरफ भी दिखाई न दिया तो मैं शहर की आबादी से हटकर जुनूब की तरफ तेजी से रेंगने लगा। एक जगह नहर आ गई। नहर के ऊपर छोटा सा पुल था। मैं पुल पर से गुजर गया। आगे नशीबी जगह थी। इसके आगे थोड़ी सी चढ़ाई थी। जैसे ही मैं चढ़ाई चढ़कर लंबे से बंद के ऊपर आया, सामने रेलवे की पटरी बिछी हुई थी। यहाँ जमीन ऊंची थी तो ये कोई बंद नहीं था, बल्कि इस पर रेलवे लाइन गुजरती थी। दूर स्टेशन की सुर्ख और सब्ज बत्तियां झिलमिला रही थी। मैं रेलवे लाइन के साथ साथ स्टेशन की रोशनियों की तरफ रेंगने लगा। जब इस जगह पहुंचा जहां से रेलवे लाइन प्लेटफॉर्म में दाखिल हो रही थी तो बोर्ड लगा था जो हर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म के शुरू में लगा होता है। इस पर बिजली की रोशनी पड़ रही थी और इस पर अंग्रेजी और हिंदी जुबान में ललितपुर लिखा हुआ था। अब इस बात की तस्दीक हो गई कि ये ललितपुर ही है और मैं भोपाल की तरफ ही जा रहा हूँ, जहाँ मेरी बीवी और मेरी महबूबा जमीला मेरा इंतजार कर रही है और जो मुझसे दूर नहीं है। लेकिन भोपाल पहुँचना भी एक मरहला था। सबसे पहले तो मुझे ये मालूम करना था कि कौन सी गाड़ी किस वक्त भोपाल की तरफ जाएगी। ये मुझे कोई दूसरा आदमी ही बता सकता था। ये कोई दिल्ली या बम्बई जैसा बड़ा स्टेशन नहीं था कि जहाँ बोर्ड पर लिखा हो कि फलां गाड़ी फलां शहर को इस वक्त जाएगी। ललितपुर की प्लेटफॉर्म पर काफी रोशनी थी और मुसाफिर भी दूर से नजर आ रहे थे। मैं प्लेटफॉर्म पर चढ़ने के बजाय दूसरी तरफ हो गया जहाँ स्टेशन के अहाते की दीवार थी। दीवार के करीब ही से एक कुत्ता जोर से भौंकने लगा। मैंने सोचा कि बाहर की तरफ से स्टेशन में दाखिल होना ज्यादा महफूज और मुनासिब रहेगा। इस ख्याल से मैं दीवार पर चढ़ गया और रेंगता हुआ दूसरी जानिब उतर गया। दूसरी जानिब मेरा ख्याल था स्टेशन के सामने वाली कोई सड़क होगी, मगर वहाँ छोटा सा मैदान था जहाँ 3-4 झुग्गियाँ सी बनी हुई थी। ये खाना बदोशों की झुग्गियाँ लगती थी। इनके पीछे स्टेशन की इमारत की रोशनियाँ थी। मैं बड़ी इत्मीनान से झुग्गियों के दरमियान से होकर गुजरने लगा। जैसे ही मैं तीसरी या चौथी झुग्गी के पास पहुंचा, मुझे जोर जोर की 3-4 फंकारें सुनाई दी। इसके साथ ही झुग्गी में से 4 स्याह रंग के बड़े बड़े सांप निकल आए जिन्होंने मुझे अपने घेरे में ले लिया। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।